आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट स्ट्रक्चर यानी हृदय की जो संरचना है। मनुष्य में हृदय किस प्रकार का होता है? हृदय मनुष्य में जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। जो मनुष्य की मुट्ठी होती है, जिस मनुष्य की मुट्ठी होती है उस साइज का उसका हृदय होता है। वैसे हृदय के जो प्रकार होते हैं हम देखते हैं, हृदय मनुष्य के अंदर तो 4 कोष्ठी होता है, क्योंकि मनुष्य मैमल्स वर्ग का एनिमल है। तो मैमेलिया के अंदर जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है, ठीक है। लेकिन मछलियां जो होती है उनके अंदर द्विकोष्ठी हृदय पाया जाता है, यानी केवल 2 ही कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में। उसके बाद हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो उनमें त्रिकोष्ठी हृदय होता है, जैसे कि मेंढक का जो हृदय होता है वो त्रिकोष्ठी होता है। उसके बाद हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर हृदय जो होता है वो आभासी 4 कोष्ठी होता है, यानी कि उसके जो 4 कोष्ठ होते हैं वो स्पष्ट विभक्त नहीं होते हैं, ठीक है। यानी वो स्पष्ट रूप से तो 3 कोष्ठी होता है, लेकिन उसमें आभासी 1 पट और होता है तो वो 4 कोष्ठी भी कहलाता है, लेकिन वो आभासी 4 कोष्ठी होता है। लेकिन मगरमच्छ जो रेप्टाइल वर्ग का एनिमल है उसका जो हृदय होता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से विभाजित होता है 4 कोष्ठों में। 4 कोष्ठी उसका हृदय होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मनुष्य के हृदय की संरचना के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो संरचना है क्या क्या इसमें संरचना में दे रखा है। देखिए, मनुष्य के हृदय की संरचना में देखिए तो हमें 4 कोष्ठ दिखाई देंगे इस प्रकार से। ये जो हृदय होता है वो ऐसे शंकु रूपी फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है। इसको जब ऊर्ध्वाधर काटा जाता है तब हमें ये अंदर से भीतर से इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी जो इसकी इनर स्ट्रक्चर है वो मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे कि इनर रूप फॉर्म में ये कैसा दिखता है अंदर की ओर से। तो मैंने देखा यहाँ पे 4 कोष्ठ हमें दिखाई दे रहे हैं। इन 4 कोष्ठों में जो ऊपर के जो 2 कोष्ठ हैं उन्हें हम एट्रियम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो राइट साइड में एट्रियम है उसे राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में जो है उसे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब हम बात करेंगे जस्ट नीचे की तरफ जो 2 कोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन 2 कोष्ठों को हम कहते हैं वेंट्रिकल, यानी कि निलय। ऊपर के दोनों कोष्ठ एट्रियम यानी कि आलिंद और नीचे के दोनों कोष्ठ निलय यानी कि वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, राइट। ये तो हो गई 4 कोष्ठों की बात कि इसमें 4 कोष्ठ बने होते हैं। 4 कोष्ठों के हमने नाम देख लिए, ऊपर के 2 एट्रियम, नीचे के 2 वेंट्रिकल, राइट साइड वाला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करेंगे जो ये एट्रियम है, दोनों ही एट्रियम ऊपर की तरफ जो है वो इनर एट्रियम सेप्टम द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, यानी इन दोनों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं इनर एट्रियम सेप्टम, यानी कि अंतर आलिंद पट। इन दोनों को आलिंद कहते हैं। आलिंद के बीच में जो दीवार पाई जाती है उसको अंतर आलिंद पट कहते हैं। यहाँ पे हमें वो शो नहीं हो रही क्योंकि ये जो ट्यूब्स दिख रही है इस ट्यूब के जस्ट पीछे की तरफ वो पट है, ठीक है। तो वो बीच में होता है अंतर आलिंद पट, इस तरफ से इसके जस्ट पीछे की तरफ होता है अंतर आलिंद पट, जिसको हम इनर एट्रियम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो वेंट्रिकल होता है वो भी इनर वेंट्रिकल सेप्टम द्वारा एक दूसरे से डिफरेंशिएट रहता है, अलग रहता है, एक दूसरे से पृथक हुए रहते हैं। अब हम बात करते हैं जो एट्रियम है, इस एट्रियम के, यानी कि ये देख लो इस तरीके से ये 2 एट्रियम है। इन 2 एट्रियम के बीच में इस प्रकार से एक वॉल है जो इन दोनों को अलग करती है, जिसको हमने सेप्टम कहा है, अंतरालिंद पट कहा है। इसके यहाँ पर एक होल पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जो ह्यूमन होता है, मानव का जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो फॉर्म जो होती है, यानी कि माता के गर्भ में जब एम्ब्रियो होता है उस समय इनके हृदय में, यानी कि जो हृदय है, हृदय के आलिंद पट पर एक होल पाया जाता है। इस होल को बोलते हैं फोरामन ओवेलिस, सॉरी फोरामन ओवल्स कहते हैं इसको। फोरामन ओवल्स यानी ये ओवल शेप का एक छोटा सा होल होता है, छिद्र होता है, जिसको हम फोरामन ओवल्स कहते हैं। लेकिन जन्म के बाद, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, लेकिन जन्म के बाद जो है ये केवल खांच के रूप में इस तरीके से रहता है। यहाँ पर केवल एक खांच रहती है, उस खांच को हम बोलते हैं, ये बोला आपने फोरामन ओवेलिस, वो होता है फोसा ओविलिस, ठीक है।
ये है फोरामेन ओवल्स और वो है फोसा ओवलिस, जिसको हम कहते हैं, इस खांच को कहते हैं। ये एक प्रकार का वेस्टिजियल पार्ट है, यानी कि अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो थे, लेकिन बाद में जब जन्म के पश्चात है तो उनका केवल अवशेष रहता है, वास्तविकता में वो होल नहीं रहता। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ शिशुओं में जन्म के समय ये होल जो होता है भर जाना चाहिए, मतलब यानी जुड़ जाना चाहिए आपस में। ये होल जो है ये एक प्रकार से खत्म हो जाना चाहिए जन्म के समय तक, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा नहीं हो पाता। तो वो जो एक डिजीज होती है, इसको हम बोलते हैं दिल में छेद होना या हृदय में छेद होना। बच्चों के हृदय में जो छेद होना एक प्रकार का रोग है, जिसको हम ब्लू बेबीज भी कहते हैं और हम साइनसिस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की डिजीज है जो बच्चों में कई बार होती है। ये तो बात करी हमने फोरामेन ओवलिस की, जो यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। मैं इधर से लिख देती हूँ, इधर में अभी क्योंकि हमने एक डेवलप हार्ट बनाया तो मैंने इधर लिखा है फोसा ओवलिस, जो एक प्रकार की खांच है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके जो ऊपर की तरफ जो हमें एट्रियम दिख रहे हैं, इन एट्रियम में आने वाली जो ट्यूब्स है, कौन कौन सी ट्यूब्स हैं जो इसमें ब्लड लेकर आ रही है। तो हमने देखा कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आती है? लंग्स से आती है। लंग्स से कैसा ब्लड लेके आती है? तो पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो लंग्स से प्योर ब्लड लेके आती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है उसमें गैस का ट्रांसफर हो चुका होता है, CO2 निकल चुकी होती है और O2 उसमें एंटर हो चुकी होती है। तो जो O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स। सामान्यतः होता ये है कि जो वेन होती है उसके अंदर CO2 युक्त रक्त बहता है और जो आर्टरी होती है हमारी उसके अंदर O2 युक्त रक्त बहता है। ये पूरे शरीर की बात कर रही हूँ मैं। पूरे शरीर में बहुत सारी आर्टरीज है, बहुत सारी वेन्स है। जो शरीर में बहुत सारी वेन्स है उसके अंदर CO2 युक्त रक्त बहता है और आर्टरी में O2 युक्त रक्त बहता है। वेन यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिरा और इसको कहते हैं धमनी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है लंग्स वाले पार्ट में। जो फुफ्फुस यानी कि फेफड़े जो होते हैं वहां पर जो धमनी जाती है उसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं और वहां से जो शिरा आती है उसे फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुसीय शिरा और पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, फुफ्फुसीय शिरा में O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। कहाँ से लेकर आएगी? लंग्स से लेकर आएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर वो कहाँ डाल रही है? आली में, लेफ्ट एट्रियम में डाल रही है वो। ठीक है, यानी कि लेफ्ट पार्ट में कैसा ब्लड आया है? प्योर ब्लड आया है। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड कहते हैं, तो प्योर ब्लड कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। अब लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक सल्कस फॉर्म वाली एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। ये कोरोनरी सल्कस इस प्रकार की वॉल है। ये वॉल एक होल द्वारा वेंट्रिकल में खुलती है, यानी ये इस कोरोनरी सल्कस जो आपको ये वॉल दिख रही है इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। ये जो है एक होल द्वारा एट्रियम से वेंट्रिकल में खुलती है, लेकिन इस होल पर एक वॉल्व पाया जाता है। दोनों ही तरफ ये वॉल्व होता है, लेकिन दोनों ही तरफ वॉल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हम देखते हैं कि जो राइट साइड में जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और जो लेफ्ट साइड में वॉल्व होता है वो बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिवलनीय कपाट, 3 फोल्ड होते हैं उसमें। बाइकस्पिड 2 फोल्ड होते हैं। इस बाइकस्पिड वॉल को हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। मिट्रल वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मिट्रल कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है, कि उससे 2 फोल्ड होने के कारण, इसलिए हम इसको मिट्रल वॉल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो हार्ट के किस पोर्शन में होता है, बाइकस्पिड वॉल है वो हार्ट के किस पोर्शन में होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो वॉल है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है
तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने के टाइम पे ये ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है, यानी कि पीछे की तरफ जाने से, वापस आलिंद में जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड आया है अब वो कहाँ जाएगा? वापस आलिंद में थोड़ी जाएगा, वो वापस कहाँ जाएगा? तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये O2 युक्त ब्लड कहाँ पे जाएगा? जैसे ही ये O2 युक्त ब्लड है ये जाएगा एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा में जाएगा। इसको हम बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी आगे जाके बहुत सारी आर्टरीज यानी कि बहुत सारी धमनी में बढ़ जाती है, बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, जो शरीर के विभिन्न भागों तक O2 युक्त रक्त को लेकर जाती है। आई बात समझ में? उसके बाद हम करते हैं बात वेना केवा की, यानी कि राइट साइड में बात करते हैं। लेफ्ट साइड में हमने देखा O2 युक्त ब्लड आया, O2 युक्त ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से एरोटा में गया। अब हम बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में बात करते हैं तो राइट साइड में राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो CO2 युक्त ब्लड आता है। इसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। इम्प्योर ब्लड इसलिए कहते हैं क्योंकि वेना केवा दैट मीन्स महाशिरा, वैसे होता तो ये है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, यानी कि अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। अग्र महाशिरा जो हमारा शोल्डर है उसके ऊपर से, जो शोल्डर के ऊपर का जो पार्ट होता है वहां से जो इम्प्योर ब्लड होता है उन सबको कलेक्ट करके वो डालती है इस एट्रियम में। और जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो हमारे शोल्डर से नीचे का जो पार्ट होता है, उस शोल्डर के नीचे के पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है उसको कलेक्ट करके कहाँ डालती है? वो एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम में वेना केवा के जरिए कैसा ब्लड आ गया? CO2 युक्त ब्लड आ गया। CO2 युक्त ब्लड इम्प्योर ब्लड है क्योंकि CO2 बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए फिर क्या प्रोसेस होता है? CO2 युक्त ब्लड जो है यानी कि इम्प्योर जो ब्लड है वो वापस एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है, ये वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है फुफ्फुसीय धमनी। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड बहता है। हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि हमने बोला था कि लंग्स के अंदर जो सिस्टम होता है वो उल्टा होता है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा वो इम्प्योर होगा लंग्स में, और जो वेन की लंग्स मतलब लंग्स के जो वेन होगी उसके अंदर जो ब्लड होगा वो प्योर ब्लड होगा। तो पल्मोनरी वेन जो लेकर आई थी ब्लड वो O2 युक्त यानी प्योर ब्लड था, और पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके जा रही है लंग्स में वो कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। तो ये CO2 युक्त ब्लड को कहाँ ले जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाएगी, और लंग्स में जाके उसका क्या हो जाएगा? लंग्स में जाके, लंग्स के अंदर हमको पता है ओव्यूल्स होती हैं। इस ओव्यूल्स के अंदर यहाँ पे जैसे ये ब्लड वेसल है तो यहाँ से CO2 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये CO2 आपके नोज द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है, और जो ये हमको दिख रही है यहाँ से O2 फिर ट्रांसफर हो जाती है ब्लड में, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस था ब्लड के एक्सचेंज का जो लंग्स में होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ से ब्लड होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से होता है वो लंग्स में जाता है, और वहां पे प्योर होके फिर वापस पल्मोनरी वेन के जरिए इधर आ जाता है। इस प्रकार से दोनों ही ओर, लेफ्ट साइड में तो प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। लेकिन हम एक और चीज है यहाँ पे जो बहुत अच्छी है, जानने लायक है, कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कि संकुंचन और शीतलन की प्रक्रिया करता है। संकुंचन और शीतलन जो होता है यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस होती है। एक बार इस प्रकार से धड़कने की जो प्रक्रिया हम जो कहते हैं कि हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन किस प्रकार से कार्य करती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हृदय की धड़कन को जनरेट करता है, ठीक है, हृदय में इम्पल्स को जनरेट करता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का स्पॉट बनाया है, जिसको मैंने बोला है एसे नोड, इसको साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। ऐसे नोड को क्या कहते हैं? साइनो एट्रियम नोड। ये ऐसे नोड जो आपको दिख रहा है, इसका काम होता है, ये
एक्टिव पोटेंशियल को जनरेट करता है। एक्टिव पोटेंशियल का मतलब है कि ये इंपल्स जनरेट करता है, विभव उत्पन्न करता है और बहुत तेज विभव उत्पन्न करता है। यहाँ पर कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो बहुत तेजी से विभव उत्पन्न करते हैं, यानी उनमें बहुत तेजी से आयनों का आदान प्रदान होता है और आयनों के एक्सचेंज होने से बहुत एक्टिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है। एक्टिव पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है। ये एक्टिव पोटेंशियल जैसे ही इस टिश्यू में, यानी कि यहाँ पे जो सेल का टिश्यू बना हुआ है, बहुत सारे सेल का एक टिश्यू है जो क्या जनरेट कर रहा है, एक्टिव पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है। ये जो अपना ऐसे नोड है, यहाँ से जनरेट होने वाला जो इम्पल्स है वो धीरे धीरे करके इन आलिंद में, यानी कि राइट एट्रियम में और फिर धीरे धीरे लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। वैसे इसका काम बहुत फास्ट होता है ऐसे नोड का। ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं और ये इतनी फास्ट मूव करते हैं कि दोनों ही तरफ बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये इम्पल्स इन दोनों मसल्स, क्योंकि हमको पता है हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक है, यानी मसल्स का बना हुआ है, पेशियों का बना हुआ हृदय है। पेशियों के बने हुए हृदय से जो इम्पल्स जनरेट, यानी धड़कन जो धड़कता है, उसको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। और एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट ऐसा हृदय जो तंत्रिकाओं के प्रेरणा से संकुंचन की, शीतलन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? जो तंत्रिकाओं की प्रेरणा, यानी जो न्यूरल सिस्टम से काम कर रहा है, धड़कने की प्रक्रिया उसमें न्यूरल सिस्टम से हो रही है, वो तो होगा न्यूरोजेनिक हार्ट। और ये है मायोजेनिक हार्ट, यानी कि ये मसल से ही इसमें अपने आप इम्पल्स जनरेट होती है। यहाँ पे जो ये टिश्यू है ये भी मसल्स के ही टिश्यू है और ये इसके अंदर सेल्फ इम्पल्स जनरेट होता है। यहाँ पे कोई तंत्रिका से इसको इम्पल्स जनरेट करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं मिल रहा है, ये सेल्फ इम्पल्स जनरेट करता है, खुद से ही एक्टिव पोटेंशियल को जनरेट करता है। और ये एक्टिव पोटेंशियल क्या करता है, इसमें आलिंद में संकुंचन की प्रक्रिया को करवाता है। जैसे ही आलिंद में संकुंचन होता है, आलिंद में संकुंचन से जो ब्लड है वो आ जाता है वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से अभी मैंने बोला कि यहाँ पर दोनों ही तरफ ट्यूब है। एक तरफ हमारी ट्यूब है पल्मोनरी आर्टरी और एक तरफ हमारी ट्यूब है एरोटा। हमने ये कहा कि ये दोनों ही जो आर्टरी और एरोटा है, इन दोनों में ही एक प्रकार का वॉल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर वॉल को हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बोला था ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, यानी कि त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं जो मतलब रिवर्स फ्लो को जो रोकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ये कपाट पाए जाते हैं जो रिवर्स फ्लो को रोकते हैं, यानी एक बार ट्यूब में ब्लड जाने के बाद वापस रिवर्स ना आए, इसके लिए ये कपाट इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इनमें संकुंचन की प्रक्रिया ऐसे नोड से हुई। फिर यहाँ पर एक और नोड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। इसकी फुल फॉर्म है एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड का मतलब होता है ये जो नोड है ये भी इसी प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है, इसमें भी इम्पल्स जनरेट होती है। इसके इम्पल्स जब यहाँ तक पहुंचती है, एवी नोड तक पहुंचती है, तो एवी नोड भी इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, सबसे पहले इम्पल्स किस में जनरेट होती है, ऐसे नोड में सेल्फ इम्पल्स जनरेट होती है। ये इम्पल्स धीरे धीरे जनरेट होते ही किसके पास पहुंचती है, एवी नोड तक पहुंचती है। एवी नोड के पास पहुंचने से एवी नोड इनमें कुछ एवी नोड से कुछ ब्रांचेस निकलती है, कुछ शाखाएं निकलती है। ये शाखाएं जाती है एक और बंडल के पास जिसको हिंज बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंज बंडल। ये जो हिंज बंडल है इससे दोनों राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक एक ब्रांच निकलती है। ये आपको दिख रही है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक एक ब्रांच निकल रही है और इन ब्रांचों से छोटे छोटे और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है जिनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। यहाँ से, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ, एवी नोड तक आया, एवी नोड से हिंज बंडल और हिंज बंडल से इन ब्रांचेस से होता हुआ वो पुरकिंजे फाइबर में पहुंचा। पुरकिंजे फाइबर से ये जो हमको वेंट्रिकल दिख रहा है, ये पुरकिंजे फाइबर जो है ये वेंट्रिकल की वॉल के अंदर इम्पल्स को जनरेट करते हैं और ये इम्पल्स से जनरेट होते ही इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी संकुंचन होता है। तो ये जो संकुंचन और शीतलन करवाने की जो प्रक्रिया है वो, यानी कि धड़कने की प्रक्रिया है, वो कहाँ से हो रही है, इन ऐसे नोड से शुरू हो रही है।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऐसे नोड, इसीलिए हम इस ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गति निर्धारक। और इंग्लिश में बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ हार्ट। हृदय का जो गति निर्धारक है, हृदय की जो गति का नियंत्रण होता है, धड़कने की प्रक्रिया का जो नियंत्रण होता है वो ऐसे नोड से होता है। और ये जन्म के पूर्व से शुरू हो जाता है और जन्म के अंत तक ये, यानी जन्म जो है उसके अंत तक, जीवन के अंत तक ये प्रक्रिया, धड़कने की प्रक्रिया चलती है। हमको पता है हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो ये जो इम्पल्स जनरेट होने की प्रोसेस है ये हमने समझी। उसके बाद एक और चीज आती है, यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि ये जो वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल की जो आपको वॉल दिख रही है, ये वॉल एट्रियम की वॉल से थोड़ी सी अलग होती है। ये वॉल थोड़ी सी मोटी होती है और इसके अंदर की तरफ जो वॉल है उसके अंदर थोड़े से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, फिंगर लाइक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ये फिंगर लाइक फॉर्म आपको दिख रही है। वैसे तो ये वॉल मोटी होती है अंदर से, उसके अंदर वापस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको पेपिलरी मसल्स कहते हैं। इनका भी एक यूज है, क्या यूज है हम अभी समझते हैं कि ये जो आपको वॉल दिख रहे हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल से कुछ फाइबर निकलते हैं और ये फाइबर जाके जुड़ जाते हैं इन पेपिलरी मसल्स से। कुछ फाइबर निकलते हैं और ये फाइबर जाके किससे जुड़ते हैं, इन पेपिलरी मसल्स से जुड़ते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं कॉर्पोरा टेंडिनी या कॉर्डो टेंडिनी बोलते हैं, हम इसको कॉर्डियक रज्जुक बोलते हैं। ये रज्जुक एक प्रकार से एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ही है ये, और इसका काम होता है कि जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर इंपल्स जनरेट होती है तो वो संकुंचन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर ये जो फाइबर है ये इस पेपिलरी मसल्स को खींचते हैं, ठीक है। और खींचने से इसमें क्या, खिंचाव होने से ये क्या होते हैं, संकुंचन की प्रक्रिया हो पाती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के जो प्रोसेस है, वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसमें ये जो कॉर्डा टेंडिनी जो है फाइबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका एक एंड जो है वो तो इस वॉल से जुड़ा होता है और जो सेकेंड एंड है वो इसका जुड़ा होता है पेपिलरी मसल से। इस प्रकार ये दोनों ही कॉर्डो टेंडिनी इस तरफ और इस तरफ दोनों ही तरफ पाई जाती है। और इस प्रकार जो हृदय है उसकी पूरी संरचना मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब आपको एक सर्कुलेशन प्रोसेस में ये क्वेश्चन भी आता है, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, राइट साइड में कौन सा होता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि जो लेफ्ट साइड है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और राइट साइड जो है वहां डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो यहाँ पर बहता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हृदय के जो संरचना है और संरचना के अंदर किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन हृदय के अंदर होता है ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे जो एरोटा है जो यहाँ से प्योर ब्लड को लेके जाएगी, वो शरीर के विभिन्न शाखाओं तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगी। फिर शरीर में विभिन्न जो भी अंग है उन विभिन्न अंगों से वापस CO2 को कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट कौन करेगी, वेना केवा। बहुत सारी जो वेन्स हैं वो कलेक्ट करती है, वो डाल देती है सुपीरियर ऊपर, मैंने भी बोला शोल्डर से ऊपर की सुपीरियर वेना केवा और शोल्डर से नीचे इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो कलेक्ट करके वेना केवा से होते हुए एट्रियम में लाके उसको डालती है। और वो CO2 युक्त ब्लड वापस कहाँ पे प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जा रहा है लंग्स में, और लंग्स से वापस CO2 को और O2 को एक्सचेंज करेगा, CO2 को डाल देगा लंग्स में, लंग्स से होता वो कहाँ पे आ जाएगा, हम नोज के थ्रू उसको बाहर छोड़ देते हैं। और जो O2 होती है वो आ जाती है किसमें, पल्मोनरी वेन्स में, यानी ब्लड में आ जाती है। उसको वहां से हम उसको पल्मोनरी वेन कहना शुरू कर देते हैं। वो ब्लड, वो जो O2 युक्त ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, और इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलता है, ठीक है। थैंक यू गाइस।